तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हम रियली नॉट द डेविल्स रैक की। ये जो मांगा है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी तक ये मांगा किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी तक ये जो लोग मांगा एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है आई एम रियली नॉट डेमंस डेली, लेकिन मैं डेविल्स डेली मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कमेंट में ये मत बोलना कि आपने ये मांगा ये किसी और ने एक्सप्लेन की हुई है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आई एम रियली नॉट द डेविल्स लैकी। एपिसोड की स्टार्टिंग को दिखाया जाता है एक वैम्पायर को जो कि बिल्ली बन के किसी छत पे बैठी होती है और वो बोलती है कि वेदर डिपार्टमेंट ने बताया था कि बारिश को लेके येलो अलर्ट हमको बताया था, लेकिन मुझे तो लगता है कि उनको रेड अलर्ट बताना चाहिए था क्योंकि ये बारिश 6 घंटे से हो रही है और इतनी खतरनाक हो रही है कि कोई भी बाहर आने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या नीचे ये जो बुक स्टोर है ये ओपन क्यों है? वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया था येलो अलर्ट और वो बोल रहे थे कि अब ये जो बारिश शुरू हो गई है ये अभी 1 हफ्ते तक चलेगी और ये कल से शुरू हो चुकी है। लेकिन 1 हफ्ते तक चलने वाली येलो अलर्ट थोड़ी बताया जाता है भाई। मतलब इतनी कुछ भी इतना जबरदस्त बारिश हो रही है और सिर्फ येलो अलर्ट बता दिया, बताओ। और अगर बारिश ऐसी चलती रही 1 हफ्ते तक तो मुझे पता है कि ये वेदर डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे कि अब आपका येलो अलर्ट रेड अलर्ट में चेंज हो गया है। लेकिन एक सेकेंड, ये बुक स्टोर अभी इतनी रात को 1 बजे तक ओपन क्यों है? उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो बुक स्टोर है उस बुक स्टोर का जो मालिक है वो किसी बुक को नीचे उतारता है और उसके बाद वो देखिए कि क्या बोलता है। उसके बाद वो बुक उतारता हुआ बोलता है कि आज बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी कस्टमर यहाँ पे आएगा, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो चलो ठीक है शुरू करते हैं, किसी को बताए बिना। अगर कोई आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर वो बोलता है कि अगर क्या हो कि कोई ग्राहक जो है कोई कस्टमर जो है वो अपना अम्ब्रेला वहीं पे छोड़ आए और क्या पता वो अगर इतना भीग जाए और भीगते भीगते सीधा मेरी दुकान में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ सोच समझ के ही मैं ये सब काम करना पड़ेगा। गाइज आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे की आवाज़ इतनी आज चेंज क्यों हो गई है। सो गाइज आज मैं आपको बता दूं मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से जुकाम हो गया है और इधर वायरल बहुत ही फैल गया है क्योंकि इधर भी जोरदार बारिश हुई थी, इसलिए सबको वायरल हो गया है और मैं भी जुकाम की चपेट में आ गया हूँ। इसलिए आज मेरी आवाज ऐसी भारी भारी सी है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक काइंड पर्सन हूँ, फिर भी मेरे से रोमांटिक इशारों से कोई ना कोई तो मेरे पीछे पड़ी जाती तो अच्छा होता। लेकिन क्या बताऊँ, मैं तो किस्मत ही एकदम घटिया है। लेकिन कुछ कस्टमर्स द्वारा मुझे इनाम भी तो देना चाहिए कि इतने अच्छे आदमी हो आप, इतना अच्छा काम करते हो, बारिश में भी वहाँ पे रुके हो। लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है साला। उसके बाद वो ये सब सोचकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता है और वहाँ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। फिर देखिए क्या होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है चांदनी रात का और वो बहुत ही भयानक सीन होता है और वहाँ पे बहुत जबरदस्त तेज तरीके से बारिश हो रही होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है चर्च के पास का, जहाँ पे वैम्पायर जो होता है वो किसी से लड़ रहा होता है और वहाँ पे कुछ ज्यादा ही खून खराबा चल रहा होता है और वो बहुत ही खतरनाक सीन होता है। वो भी इतनी जबरदस्त बारिश चर्च के पास और खून खराबा, देखिएगा इस कितना अजीब लग रहा है। आपको ये सबसे आगे जो दिखाई जा रही है कि वैम्पायर है, ये सभी गुंडों से अकेले लड़ रही है और ये उनको मारकर कुछ ही टाइम में बाहर चली जाएगी। इस वैम्पायर पर चारों ओर से हमला होता है, लेकिन ये वैम्पायर जो है ये सबका सामना करके उनका खात्मा करती है और एक दूसरे एक एक करके सबको मारने की कोशिश करती है। उसकी जो तलवार होती है वो पूरे खून से भर जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 2 बंदों का। एक बंदा तो चाकू लेकर उसकी तरफ भाग रहा होता है और दूसरा बंदा जो होता है वो चाकू उसकी तरफ फेंक चुका होता है, लेकिन वो लड़की उससे चाकू से कैसे बचती है वो सीन बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद उसको जैसे ही पता चलता है कि उसकी तरफ एक बहुत जबरदस्त तरीके से चाकू आ रहा है और उसकी आंखों में बस चुभने ही वाला होता है कि वो एक पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और वो बहुत जबरदस्त तरीके से उन सबसे बच जाती है। मतलब इसके हाथ देखो गाइस एकदम फॉक्स की तरह है, मतलब बहुत खतरनाक वैम्पायर ये हो सकती है। उसके बाद उसकी तरफ जो बंदा आ रहा होता है वो उसको 1 टैप मार देती है और उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है। मतलब इतने खतरनाक तरीके से मारती है कि पास वाले सभी बंदे
के बिल्कुल हिल जाते हैं। उसके बाद उस बंदे को पता चलता है कि उसके पीछे से कोई खतरनाक नुकीले नेल्स आ रहे हैं और वो नेल्स उसी फक्स के हैं। वो उसको इतनी बुरी तरह मारती है कि क्या बताऊं, वो उसको इतनी खतरनाक तरीके से मारती है। ये सीन देख के मैं भी डर जाता हूँ एक बार तो। और वो अपने नेल्स धीरे धीरे उसके कान के पास ले जाती है, जिस वो उसको बहुत तड़पा के उसको मारने की कोशिश करती है। और वो जो बंदा है वो बहुत बिल्कुल तरीके से डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद उस बंदे को पता चल ही जाता है कि ये जो नेल्स है और ये जो मेरे हाथ आगे आ रहे हैं, ये मेरे को जो डराने की कोशिश कर रही है, ये वही लड़की है, ये वैम्पायर ही है और ये मुझको बहुत तड़पा के मारेगी। इससे अच्छा है मैं इस पे हमला कर दूं। लेकिन जैसे ही वो उस पे हमला करने वाला होता है, वो वैम्पायर जो होती है वो उसको इतनी बुरी तरह मारती है कि वो वापस उठने की कोशिश भी नहीं कर पाता और वो सीधा ही उसका भेजा फाड़ देती है। लेकिन उस वैम्पायर के भी थोड़ी बहुत लग जाती है और उसके भी खून बहने लग जाती है और वो बोलती है कि अरे ये क्या, आखिरकार वो मुझे थोड़ा सा डेंट देख के चला गया, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मुझे इधर किधर किसी चीज को देखना होगा। उसके बाद वो बोलती है कि आखिरकार मैंने इन सबको संभाल ही लिया, अब मेरे पास कम से कम टूटी फूटी थोड़ी पसलियां हैं इनकी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एकदम छोटी बात है। ऐसी पसलियां मैं हर 2 मिनट में निकालती रहती हूँ। लेकिन जब उसका खून नीचे जमीन पे गिरता है तो एकदम धुआं सा बन के वापस ऊपर उठता है। पता नहीं उसका खून, अच्छा वो तो वैम्पायर गर्ल है इसलिए उसका खून ऐसे धुआं की तरह ऊपर उठता है। उसके बाद वो वैम्पायर गर्ल खून को हाथ में लेकर कुछ सोचने लग जाती है और वो बोलती है कि आज मुझे कुछ ना कुछ तो कार्यविधि करनी पड़ेगी, अब मुझे डेविल्स को नीचे बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये जो इंसान लोग हैं इनका खून कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। फिर वो बोलती है कि इन इंसानों के घटिया ब्लड से मेरी जो मतलब मुझे ठीक होने के लिए कम से कम 1 घंटा रेस्ट चाहिए होगा और मैं अगर 1 घंटा किसी छुप नहीं पाई किसी अच्छी जगह पे तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगी और मैं मारी जा सकती हूँ, इसलिए मुझे कुछ सोच समझ के इधर उधर देखना होगा। उसके बाद वो सबको मार देती है और वहाँ से जा रही होती है, लेकिन इधर उधर बारिश के अंदर भी इधर उधर पूरा मतलब कि वो जो रास्ता होता है वो पूरा खून से भर जाता है। ज्यादातर लोग वहाँ पे मर चुके होते हैं और उनमें से 1-2 बंदे होते हैं वो जिंदा बच रहे होते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद मर जाते हैं। उनको इतना दर्द होता है कि वो चिल्ला के मर जाते हैं और पूरे रास्ते में चारों ओर खून ही खून की नदियां बहने लग जाती है। मतलब कि इतना खतरनाक सीन, मतलब बहुत ही खतरनाक सीन हुआ। उसके बाद वो वापस पीछे मुड़कर देखती है कि इनमें से कोई जिंदा बच तो नहीं गया, अगर कोई बचा है तो उसका हाल बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि इस बार मैं उसको मारूंगी नहीं, मैं उसको छत से नीचे गिरा के खून उसका मतलब पूरा उड़ा दूंगी इधर उधर और बहुत गंदा वाला मारूंगी। लेकिन पीछे कोई नहीं होता है, सब लोग मर चुके होते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि क्या बुक शॉप, अरे इतनी बारिश होने के कारण यहाँ पे सभी दुकानें बंद हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक खुली कैसे है, क्या कोई बड़ी मुश्किल हो गई है या कोई ना कोई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा इसके अंदर कौन है या कौन नहीं है, या इसके अंदर क्या सीन हो रहा है क्या सीन नहीं हो रहा, ये मुझे देखने के बाद पता ही चलेगा। लेकिन ये क्या चीज़ है, यहाँ पे सभी दुकानें बंद है फिर भी ये खुली है, ये क्या कोइंसिडेंट है। उसके बाद वो बोलती है कि अब ये क्या है, ये खून रुकता क्यों नहीं है यार, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अब मेरे को इस दुकान में जाना ही पड़ेगा और मुझे खुद को छुपाने के लिए इसमें जाना तो पड़ेगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद वो बोलती है कि इस लड़ाई की वजह से मेरे कुछ कपड़े भी फट चुके हैं, अब मुझे अंदर छुपने के सिवा और मेरे पास कोई चारा नहीं है, चलो देखते हैं कोई बात नहीं, अब 1 घंटे अंदर रुकना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं है, इसलिए मुझे खुद को खरीदने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वो बोलती है चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे खुद को खरीदने के सिवा और कोई चारा नहीं है, चलो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो डोरबेल लगी होती है, वो अपने आप बजती है और वो देखती है कि अब ये क्या सीन है यार, कोई भी अंदर है तो उसको मतलब पता चलना चाहिए क्या कि कौन है कौन नहीं है यहाँ। उसके बाद वो अंदर जाती है, लेकिन वो पूरी भीग चुकी होती है, इसलिए वो सोचती है कि अभी मैं 2 मिनट यहीं पे रुक जाऊं और अपना सारा का सारा पानी इधर फेंक दूं, फिर अंदर जाती हूँ, मतलब अपना सारा पसीना सुखा के। जैसे वो अपने पैर अंदर रखती है, मैं वो क्या बोलते हैं उस बुक स्टोर में, तो उसकी आवाज़ सुन के वो जो उसका बुक स्टोर का मालिक है वो देखिए क्या बोलता है। उसके बाद वो बोलती है कि अरे अच्छा है, ये देखो ये बंदा इतनी बारिश में भी अपनी दुकान खोल के बैठा है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छी तरक्की करता होगा।
जब वो अंदर जाती है तब वो देख रही होती है कि अरे ये बुक स्टोर का मालिक तो खुद ही बुक पढ़ने में लगा हुआ है। मतलब कि ये जो बहुत ही पढ़ाकू लोग होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि आभार आभार अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति, गोपाल भाई महिंद्रा मोरारजो एंड किटकैट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, ये मेरा इंट्रो था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुक स्टोर है और आप यहाँ जाए वो को जो चाहे जो बुक पढ़ सकते हैं। ये आपकी मनपसंद बुक यहाँ पे जरूर होगी। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या यार, कितना ही मतलब कितना ज्यादा हो रहा है ओवरलोड। अरे भाई तू इतना मत हो, मैं इन जैसे लोगों से इम्प्रेस नहीं होती, ठीक है, समझ जा। उसके बाद वो बोलती है कि ये लड़का तो बहुत ही होशियार है क्योंकि ये इतनी जबरदस्त बारिश में भी अपनी इतनी रात को अपनी बुक स्टोर ओपन करके बैठा है। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है, मेरे को फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कहानियों से भरी हुई किताबें हैं, बहुत सारी यहाँ पे बुक्स है जो कहानियों से भरी हुई है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो अच्छा है, मेरे एक्सपर्ट्स पावर ने मेरे को सजेशन किया था कि तुम कैसे ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकते हो। उसके बाद उसको बोलता है कि मैंने वहाँ पे एक गर्म टॉवल रखा है, आप उससे खुद को पहुँच सकते हैं क्योंकि इतनी ठंड में कोई बारिश से अंदर आए तो बहुत ही खतरनाक ठंड लगती है, मुझे मालूम है। और क्या मैं आपके लिए हीटर चालू कर दूं ताकि आप गर्म हो सके, आपको जुकाम ना लगे। फिर वो बोलती है कि चलो अच्छा है, इतने टाइम के बाद किसी ने तो मुझे अच्छी चीज़ दिलाई, मतलब कि मेरे को गरम गरम हवा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर कोई ऐसे नॉर्मल बुक स्टोर में ऐसे कोई इतना ज़्यादा कोई मतलब किसी का ख्याल नहीं रखता है कस्टमर्स का, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, हम अपना काम करते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि थैंक यू, लेकिन आपको हीटर ऑन करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही सहनशील हूँ, मैं किसी भी चीज़ को आसानी से सहन कर सकती हूँ, लेकिन थैंक यू फिर भी आपका थैंक्स। फिर वो बोलती है कि वैसे आप कौन से फैक्शन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि क्या सीक्रेट रेस्ट का टावर, क्या आप सच में इस बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं, सच में क्या आप उस सीक्रेट टावर से हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ये बंदा तो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, मुझे पक्का पता है कि ये कौन है। फिर वो उसको बोलती है कि तुम सच सच बताओ, तुम इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे, आई एम राइट। ऐसा तो हो नहीं सकता, पूरे शहर की दुकान इतनी बारिश में बंद है लेकिन तुम्हारी खुली है, कि क्या मैं सच बोल रही हूँ, क्या तुमने ही मुझे बोला, मतलब तुम ही मेरा इंतजार कर रहे थे इतनी देर से, सच बताना। फिर वो बोलता है कि हाँ तुमने सही जाना, अब फेट एक बहुत ही जादुई चीज़ है, अब मैं जो बोलता हूँ तुम वही करो, अब ये तुम चुपचाप मेरे को दे दो, क्योंकि फेट जो होता है वो दो लोगों की जिंदगी को पार कर सकता है, समझ रही हो ना तुम। उसके बाद वो उसको बोलता है कि आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ये एक फिजियोलॉजिकल संकेत है। फिर वो उसको बोलती है कि प्रॉब्लम्स का सामना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मली मनोवैज्ञानिक संकेत है, मतलब कि ये नॉर्मली फिजियोलॉजिकल संकेत है। और हाँ, अगर कोई कस्टमर अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है तो वो अपनी समस्याओं को, मतलब कि वो खुद का गुस्सा दूसरे के ऊपर झाड़ना शुरू कर देता है। हाँ, वो जो कस्टमर होता है वो दुकान के मालिक को ही झाड़ना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम क्या हो, तुमको तो कुछ आता भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि ये मैं उन्हें आराम देने का मौका देता है, ये कोई लड़ाई नहीं होती, तुम समझ रही हो ना, मतलब कि मेरे को ग्राहक, मेरे उम्र में मेरा जो कस्टमर है वो मेरे ऊपर चाहे कितना ही चिल्लाए, मुझे ये मौका देगा कि मुझे अपनी गलती में सुधार करना चाहिए। फिर वो बोलती है कि मैं वास्तव में बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही थी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है, वो मेरे ऊपर वार क्यों कर रहा है, और मैं तुम्हारा पानी का वो क्या बोलते हैं वो करूँगी एक्सपेरिमेंट और तुमसे पूछूंगी कि वो कौन है, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर वो बोलता है कि अरे हाँ मैं जानता हूँ, ये बहुत ही परेशान कर देने वाली प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, फिर भी चलो कोई ना। फिर वो बोलता है कि मेरे तजुर्बे के हिसाब से तुम जो प्रॉब्लम लेके आई हो वो कोई ना कोई रिलेशन की प्रॉब्लम है ना, मैं जानता हूँ। और सेकंड, तुम जो भी बात बोल रही हो मुझे खुल के बोल देना, क्योंकि अगर तुम खुल के नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाऊँगा। फिर वो बोलता है कि मेरे पास एक ट्रिक है जो स्कैमर्स और मेरे द्वारा यूज में ली जाती है और उसको कोई यूज में नहीं ले सकता। फिर वो उसको बोलता है कि तुमको खुलकर मुझे बताना होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तुमको एक एक चीज के बारे में बताना होगा। और मैं पहले बता दूं, अगर हम बात कर रहे हो तो बीच में किसी दूसरी चीज के बारे में मत बोलना, क्योंकि ये सब करने से मेरा ध्यान भटक जाता है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, अगर तुम मेरा ध्यान नहीं भटकाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि क्या तुम सब कुछ मेरे बारे में जानते हो।
क्या, अच्छा तो अब मैं समझ रही हूँ कि तुम कौन हो। फिर वो बोलता है कि वैसे भी छोड़ो, तुम सीट क्यों नहीं लेती, सीट पे बैठो, हम अच्छी चैट कर सकते हैं, फिर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो मेरे को ज़्यादा पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है और कौन क्या नहीं चाहता, इससे तुम्हारी रिलेशन सही हो जाएंगे। फिर वो बोलती है कि इतना सब होने के बाद भी मैंने बाहर में जो वाइट वोल्फ्स है उनके बारे में मैंने पता लगा लिया है कि मेरे पीछे कौन पड़ा है, और अब मैं तुमको सब कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। फिर वो बोलती है कि तुम अब बिना बकचोदी के सुनो कि मेरे पीछे जो पड़े हैं बंदे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं कि मैं तो अभी बहुत सारे मर्डर करके आया हूँ, इसलिए मैं तो कुछ बताने में के लायक भी नहीं बचूंगी। मुझे धोखा दिया गया था, अभी तक जो कुछ हुआ सब कुछ उस आदमी की गलती थी, अगर वो कुछ नहीं करता तो अब इतना सारा मर्डर भी नहीं होता और मैं सबको बचाने में मतलब उन पर दया करके उनको छोड़ भी देती, लेकिन सब कुछ उस आदमी की गलती है जिसके कारण मेरे रिलेशन भी खराब हो गए। द मैजिकल मिरर एग, जो कि एक मैजिकल क्रिएचर है, वो किसी भी आत्मा को जिंदा कर सकता है। बिकॉज मेरी जो इतनी अच्छी दोस्ती थी वो किसी न किसी लालच के कारण बहुत आगे चली गई और हम दोनों बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे, और उन लोगों का लालच इतना खतरनाक हो गया था कि उन लोगों के जो मालिक थे उन्होंने सबने मिलकर अपने मालिक का ही मर्डर कर दिया और खुद वेम्पायर बन के रहने लगे और बोलने लगे कि हम इस दुनिया पर राज करते हैं, और ये सब हुआ था एक बहुत ही बड़ी त्रासदी के लिए। फिर वो बोलता है कि इसके पास तो कितनी ड्रामा की मतलब इतनी ज़बरदस्त ड्रामा वाली कहानी है, और जितनी ड्रामा वाली कहानी होती है उतना मज़ा आता है, और जितनी ड्रामा वाली कहानी है उतना लाभ उठाना चाहिए ताकि हमारा जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहे। फिर वो बोलता है कि एवरी क्लाउड इज ए सिल्वर लिंक, फिर भी आपको धोखा मिला है तो हमको उन लोगों को पहचानने का कम से कम मौका तो मिलेगा, मतलब कि हम उनको पहचान लेंगे, उनका व्यवहार देख के हम पहचान लेंगे कि वो लोग धोखा देने वाले हैं या नहीं। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। फिर वो बोलती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तक उन लोगों का लालची चेहरा मैं इसके सामने नहीं लेके आऊंगी तब तक इसको पता नहीं चलेगा कि वो लोग कौन है, ये अलग अलग कारणों से अलग अलग टाइम पे होगा। फिर वो उसको बोलते हैं कि हाँ तुम सही हो, हालांकि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है और मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं तो उससे बात बिल्कुल भी नहीं करने वाली, लेकिन उसको पछतावा जरूर होगा क्योंकि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। उसके बाद वो बंदा सोचता है कि अच्छा तो उसने पहले इसको तो धोखा दिया फिर उसका विश्वास तोड़ा, ओ तो अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मतलब एक बदमाश ने उसको धोखा दिया, उसका विश्वास तोड़ा था, इसलिए उसको बहुत ही हर्ट हुआ। अब मैं समझ गया कि क्या सीन है। फिर वो सोचता है कि ऐसे टाइम में उसको समझाने के लिए मेरे जैसा एक मास्टर थेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी, मैं जानता हूँ। फिर वो उसको बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम एक उपयोग के लिए होगे, मतलब कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी रक्षा करूँगा और जो जिस बदमाश ने तुमको धोखा दिया है उसको सबक सिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो उसको बोलता है कि तुम जानती हो कि वो लोग वास्तव में कैसे हैं और कैसे तुमको धोखा दिया, इसलिए अब भविष्य में मतलब कि फ्यूचर में अगर उन लोगों ने तुमको धोखा दिया तो हम उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, उनको हम सबक सिखाएंगे और उनका मतलब कि सर काट के इधर उधर फेंक देंगे। तुम समझ रहे हो ना, वो बदमाश भले ही वे लोग पहले लोग थे जिनको तुमने बहुत अच्छा माना, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारा धोखा तोड़ा, इसलिए वो पहले लोगों को ही हम उनको सबक सिखाएंगे। अगर हम पहले लोगों को सबक सिखाएंगे, अगर दूसरे लोगों ने किसी ने धोखा दिया तो फिर हम उसको सबक कैसे सिखाएंगे, एक बात बताओ तुम। फिर वो बोलती है कि क्या ये सब सच हो सकता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, क्या वो शिकारियों के लिए मेरी मदद करने के लिए वो शिकारियों के खिलाफ कोई साजिश रच रहा होगा, मुझे तो लग रहा है वो मेरी मदद कर रहा है। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बुक स्टोर का बॉस हाई रैंक एक डार्क विजार्ड है, फिर क्या आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि उनसे मैं बदला भी लेके रहूंगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा विश्वास तोड़ा है, अब तुम मुझे उनकी एक आंख के लिए तुम अपनी एक आंख और एक दांत मुझे दे दो, और ये हमारा तीसरा मिशन है, इसको मैं कंप्लीट करके रहूंगा ताकि हम बहुत ही शक्तिशाली हो जाए, हम वैम्पायर है, तुम समझ रहे हो। फिर वो बोलता है कि उन पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना तुम, अब चुपचाप मेरी बात सुनो। फिर वो बोलती है कि आपको अपने कस्टमर को एक अच्छा सूटेबल सजेशन देना चाहिए ताकि उसकी जो उसका लक्ष्य होता है वो बढ़ जाए। फिर वो बोलता है कि अब आप एक नियमित ग्राहक के रूप में मतलब आप ऐसे कस्टमर बन जाइए जो कि हमेशा आता रहता है। मैं आपको एक चीप थेरेपी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि उनको हिला देने वाली है। फिर वो उसको बोलती है कि क्या आप मुझे वैम्पायर बनने के लिए कह रहे हैं, मैं मेंटलिटी रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ वैम्पायर बनने के लिए, आप समझ रहे हो ना, मेरी हालत बहुत ही खराब हो रही है, उसका पोट पसीना आ जाता है और वो घबरा जाती है।
फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है कि ये मेंटली रूप से बहुत ही बीमार होती जा रही है, चलो अच्छा है अब बिजनेस में उतरने का टाइम आ गया है। फिर वो उसको बोलता है कि अब वो देखो वो तुम हो। फिर वो बोलता है कि तुम्हें इस बुक की बहुत ही जरूरत हो सकती है, तुम इस बुक को पढ़ो और तुम एक वैम्पायर बन सकती हो बिना किसी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। फिर वो मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रूसो के कन्फेशंस को पढ़ता हूँ, ये बुक उन लेडीज के लिए बहुत अच्छी है जो कि अपनी दिशा से भटक चुकी है। फिर वो उसको जो किताब देता है वो उसका नाम लिखा होता है ब्लड एंड बीट्स। अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका नाम होता है रक्त और जानवर, मतलब कि खून और जानवर, जो कि बहुत ही खतरनाक किताब है जो कि एक बंदे को वैम्पायर में बदल सकती है। गाइस ये आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा जो नेक्स्ट चैनल है ईशान एडिट, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।